हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। यहाँ हम कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, पिछली वीक अपनी होली की वजह से क्लास नहीं हुई थी तो उसको कंटिन्यू करते हैं आज अपन। इस वजह से आज सैटरडे को अपनी क्लास हो रही है। अपना पहला सवाल है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021। आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी जो है वो प्रति वर्ष पुरस्कार देती है। तो ये जो 2021 में 2022 में दिए गए ये पुरस्कार जो 2019 के 20 के और 21 के है ना, 3 साल के एक साथ दिए। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थान के किस कलाकार को दिया गया है। आपको ध्यान में क्या रखना है, सवाल आपके यही कंफ्यूजन इसी चीज में होता है। आपके पेपर में भी क्या सवाल आएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 या 2020 2019 ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये राजस्थान के किस कलाकार को दिया गया है। तो इस सवाल में मैंने पूछा आपसे 2021 का जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बहुत सारे जो पूरे देश भर से जो कलाकार होते हैं उनको ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कृत करती है। उसमें राजस्थान के किस कलाकार को 2021 का दिया गया है। ठीक है, देखते हैं, नाथूलाल सोलंकी, गफूर खान, विलास जानवे या सफर खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, विलास जानवे। यानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में राजस्थान के जो कलाकार है जिनको ये दिया गया है पुरस्कार, ये है विलास जानवे। अब आगे देखते हैं कि संगीत नाटक पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक इन तीनों के लिए भारत की एक राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी है वो नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या नाट्य क्षेत्र में देखिए तो भारत की एक राष्ट्रीय अकादमी है। और डॉक्टर 1953 में, ये भी मैंने पहले की क्लास में आपको पढ़ाया था एक बार, 1953 में ये स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। अब आपका क्या है, आप ये देखना वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है। क्लियर। अब यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का है जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय, उसका एक स्वायत्त निकाय है, उसके रूप में ये काम कर रही है। अकादमी पुरस्कार, ये जो संगीत नाटक अकादमी है प्रति वर्ष पूरे भारत भर से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देती है। इसके तहत एक ताम्रपत्र अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है जो भी कलाकार इस संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत होता है। तो कभी कभार अपने पेपर में क्या होता है, संगीत नाटक अकादमी है उसके तहत जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी राशि निम्न में क्या होती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि 1 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार और एक ताम्रपत्र है उससे सम्मानित किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, संगीत नाटक अकादमी ने, मैंने अभी बताया आपको अवार्ड देती है हर साल, पर जरूरी नहीं कि हर साल दो। तो अब की बात दिया है ये 2019 और 2020 और 2021 के दिए गए हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि इन जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें राजस्थान के कलाकार है या नहीं है तो कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है और कौन है। तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है वो दिया गया है नगाड़ा वादक है जिनका नाम है नाथूलाल सोलंकी। और कहाँ से है ये, पुष्कर से संबंधित है नाथूलाल सोलंकी, जिनको 2019 का संगीत नाटक पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये इनका संबंध किससे है, नगाड़ा वादन से इनका संबंध है। क्लियर। दूसरा 2020 का देखिए तो उनका नाम है गफूर खान। गफूर खान है 2020 के, और ये क्या है, मांगणियार लोक गायक है और इनका संबंध कहाँ से है, बाड़मेर जिले से संबंध है। हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो साल कि कौन से साल का, 2019 का या 20 का या 21 का। दूसरा उनका संबंध किस क्षेत्र से है, हो गए कलाकारी, पर कलाकार में भी अलग अलग है, कोई मांगणियार, कोई संगीत जो वादन है, गायक जाति है वो है, या नगाड़ा वादन से संबंधित है। तो ध्यान दो कि 2019 का है वो नाथूलाल सोलंकी, पुष्कर से संबंधित नगाड़ा वादक है। 2020 का गफूर खान मांगणियार है, लोक गायक है जिनका संबंध किससे, बाड़मेर से है। और 2021 विलास जानवे हैं उदयपुर से, और मूक अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो आपको ध्यान में रखना है विलास जानवे
जिनका संबंध किस जिले से है, उदयपुर जिले से। मूक अभिनय के लिए इनको 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। क्लियर। अगला सवाल है न्यू स्टार्ट संधि। बहुत बार मैं आपको पीछे की क्लासेज है उनमें भी मैंने आपको ये बताया है, जो स्टार्ट है वो किन देशों के मध्य है, ये जो दो देश हैं किनके मध्य ये न्यू स्टार्ट संधि है, अमेरिका या रूस के मध्य, अजरबैजान या आर्मेनिया, तुर्की और ईरान के बीच, ईरान या इराक के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका और रूस के बीच में ये न्यू स्टार्ट संधि है। ये है क्या देखते हैं। वर्ष 1991 में जब सोवियत रूस था उसका अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ये संधि भी उसका जब विघटन हो गया था, उससे पहले 1991 में अमेरिका यूएसएसआर के बीच में एक संधि हुई थी और ये एक तरीके वर्ष 1994 में इस संधि को लागू किया गया था और ये शस्त्र न्यूनीकरण संधि है। इसके मतलब ये हुआ कि दोनों देशों ने ये तय किया कि ठीक है शीत युद्ध का जो काल है वो खत्म हो गया है। 1945 से 90 के बीच का काल था वो शीत युद्ध का काल था। तो वो इसका मतलब एक वैचारिक मतभेद था। जो सोवियत जो रूस थे वो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था और जो संयुक्त राज्य अमेरिका वो पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो दोनों जो देशों के बीच जो ये वैचारिक मतभेद था तो उससे एक तो गुटबाजी हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, दूसरा कि हथियार थे जो वो बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था। तो ये वो बोलिए कि जो शस्त्र न्यूनीकरण, तो दोनों देशों ने ये तय किया 1991 में कि ठीक है शीत युद्ध का काल खत्म हो गए, अब जो हमने हथियार बनाए हैं उनकी संख्या हम न्यूनतम करेंगे। धीरे धीरे फेज वाइज दोनों देश जो उनके पास जो भी वेपन्स थे उनको कम करेंगे। तो शस्त्र न्यूनीकरण की एक संधि थी। हाल में फिर से चर्चा में क्यों है ये कि रूस ने अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौते न्यू स्टार्ट संधि थी उससे हटने की थोड़ा अपना जो एक इरादा है उसकी घोषणा की है। ठीक है, तो रूस ने ये बोला है कि मैं इस न्यू स्टार्ट संधि है इससे मैं हटूंगा, यानी ये खत्म करने की तरफ बात कर रहा था। तो इस वजह से ये चर्चा में रही। अगला सवाल है कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI है ना चैटबॉट निम्न में कहाँ लॉन्च किया गया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक चैटबॉट है और किस क्षेत्र से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित, उसको लॉन्च किया गया। तो कहाँ किया गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए पहला AI चैटबॉट है, उसका नाम याद रखना अम्मा कूर्स। ठीक है, लॉन्च कहाँ किया गया, उड़ीसा में AI चैटबॉट है। उस AI चैटबॉट का नाम क्या है, अम्मा कूर्स। AI उड़ीसा में लॉन्च किया गया। यह किसानों को लगभग 40 से अधिक जो फसल है उस तक पहुंचने में ये जो AI चैटबॉट है ये सहयोग करेगा और इसका नाम क्या है, अम्मा कूर्स। अगला सवाल है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अपना क्या चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, वो केंद्र सरकार की योजना है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत की थी। तो उसके तहत अब प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा हुई है। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो 100 दिन का, क्योंकि मनरेगा में कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार होता है प्रति वर्ष। तो यहाँ 125 दिन, 130 दिन या फिर 150 दिन। तो याद रखना दोस्तों 125 दिन का प्रति परिवार ये बोला गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आप प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अभी बजट में इसकी घोषणा की थी। तो 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो जाएगी। कितने दिन का रोजगार, 125 दिवस का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। अगला है निम्न में से कहां पर गांधीवादी संस्थाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। गांधीवादी जो संस्थाएं थी पूरे भारत भर से वहां आई थी। तो गांधीवादी संस्थाओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां पर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। ठीक है, अजमेर में गांधीवादी संस्था है, उनका राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कॉफी विद कलेक्टर के माध्यम से
कॉफी विद कलेक्टर तो बहुत फेमस था। तो कॉफी विद कलेक्टर के माध्यम से किसानों से चर्चा निम्न में से कहाँ की गई? कहाँ, कौन सा ये जिला है जहाँ पर ये नवाचार किया कि कॉफी पर किसानों को बुलाया और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुना, है ना? तो वो बूंदी जिले में, भरतपुर में, श्रीगंगानगर या जालोर। तो इसका राइट आंसर होगा कॉफी विद कलेक्टर के माध्यम से किसानों के साथ चर्चा बूंदी जिले के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने ये किया था। अभी मैं आपको अगला सवाल बता रही हूँ, वो है कुलपति नियुक्त किए गए थे। तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? भरतपुर में। तो का नया कुलपति निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर रमेश चंद्रा, प्रोफेसर शील चंदू, राजीव जैन या ब्रज मोहन शर्मा। तो इसका याद रखना दोस्तों, जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो भरतपुर में है, प्रोफेसर रमेश चंद्रा है, इनके नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, है ना? और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के प्रोफेसर रमेश चंद्रा और राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? अलवर जिले में है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? अलवर जिले में, क्योंकि ये नई अभी जो हाल फिलहाल में बनी थी ये यूनिवर्सिटी शेखावटी जैसे सिक्कर की है ना। तो आपको ध्यान में रखना है राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलवर जिले में। इसका प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को कुलपति बनाया गया। और कुलाधिपति कौन होता है? वो राज्यपाल महोदय, जो अपने राज्य के राज्यपाल महोदय वो कुलाधिपति होते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार बोलती है और राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से ये नियुक्तियां राज्यपाल हैं उनके द्वारा की जाती है। और ये नियुक्तियां कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले है के लिए की जाती है। तो आपके ध्यान में क्या रखना है? 3 साल के लिए या 70 वर्ष जो भी पहले हो उनके लिए इनकी नियुक्तियां होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों विश्वविद्यालयों के जो नए कुलपति हैं वो कौन है। क्लियर? अगला है पोषण स्वराज अभियान। ये चलाया गया था अभी। पोषण स्वराज अभियान राज्य के किस जिले में चल रहा है? अभी चल रहा है। इसके 3 साल कंप्लीट हुए थे। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में पोषण स्वराज अभियान है जिसके तहत स्वास्थ्य संबंधी जो टीकाकरण या अन्य चीजें हैं वो देखी जाती है। तो वो किस में चला है? बांसवाड़ा जिले में। राज्य के निम्न किस जिले में बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने के लिए एक अभियान चलाया? उसका नाम था मिशन आर्या। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य में जो मिशन आर्या चल रहा है उसका संबंध निम्न में से क्या है। तो इसका संबंध किससे है? तो किस जिले में चला है ये बाद में देखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए मिशन आर्या का मतलब कि जो भी स्कूली बच्चे हैं उनको बताना कि आपको अगर गुड टच या बैड टच है उसके में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो उसके बारे में बच्चों को अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाया है, उसका नाम है मिशन आर्या, है ना। तो चला ये कहाँ पर है? अलवर, जयपुर, दौसा या करौली। तो इसकी शुरुआत हुई है दौसा से। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मिशन आर्या का संबंध किससे है और कहाँ से। तो ये दौसा जिले में चलाया गया है। अगला सवाल है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? तो बीकानेर में होगी, राजस्थान में। क्षेत्रीय जो बाजरा अनुसंधान संस्थान है, भारत का जो राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, उसकी एक इकाई क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित की जाएगी राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर में भी एक स्पेसिफिक जगह है, गुड़ामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। उसके क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद में रखना है कि बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में की जाएगी। संस्थान की स्थापना से जलवायु अनुकूल प्रदेश में, क्योंकि बाजरे की बहुत ज़्यादा होती है ना, राजस्थान में बाजरा उत्पादन है वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा होता है। तो राजस्थान इस संस्थान की स्थापना से जलवायु अनुकूल जो अपना प्रदेश है जहाँ बाजरा का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी और ज़्यादा उन्नत किस्म में उसका विकास किया जाएगा। अगला सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब। बजट में घोषणा भी थी, ध्यान से पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब है, उसकी स्थापना राज्य में की जाएगी। और कहाँ पर की जाएगी ये देखते हैं। जोधपुर जिले में, अजमेर में,
अलवर में या फिर जयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। ध्यान में रखना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर जिले में। अगला सवाल है नंदन कानन योजना। एक योजना है तो उसका संबंध निम्न में किससे है? नंदन कानन योजना तो मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई है, या फिर आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए, या राज्य में वन प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु, या आर्द्र भूमि के संरक्षण की योजना है। तो नंदन कानन योजना का संबंध है कि जो मंदिरों की भूमि है उसका संरक्षण किया जाए, है ना। तो उसको संरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई गई है, उसका नाम है नंदन कानन योजना। अगला सवाल है भारतीय मानक ब्यूरो का अल्फा न्यूमेरिक जो हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या होती है। हॉलमार्क से क्या करते हैं? कोई भी धातु है उसकी स्पेसिफिक 2 धातुएं जिसके अंतर्गत शामिल है सोना और चांदी, उनकी जो आभूषण बनते हैं उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए ये होता है ना। किसका? भारतीय मानक ब्यूरो का है। तो जो एक इस पे कुछ नंबर होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क जो विशिष्ट पहचान संख्या है वो कितने अंकों की होती है? 4 अंकों की, 6 अंकों की, 2 की या 3 की? तो इसका राइट आंसर होगा 6 अंकों की। अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ये बोला है कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक संख्या होगी ये कितने अंकों की होगी? 6 अंकों की। और पहले ये संख्या कितने की होती? 4 अंकों की होती थी। पर ये बोला है कि हाँ जब तक ये लागू नहीं होगा पीछे जो भी बन गए 4 अंकों वाले वो भी मान्य होंगे। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद, आपके ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये जरूरी है कि ये बोला है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना 6 अंकों की जो अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या जिसको HUID बोलते हैं, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के हॉलमार्क वाले जो भी सोने के आभूषण हैं या सोने की जो भी कलाकृतियां हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है ना। जो पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास हॉलमार्क वाले गहने हैं वो मान्य रहेंगे। आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना BIS भारतीय मानक ब्यूरो है जो उसके द्वारा 2000 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और भारत में वर्तमान में हॉलमार्किंग के दायरे में सोने और चांदी जैसी 2 कीमती धातुओं को शामिल किया गया है। यानी सोने और चांदी के जो भी आभूषण है उस पर ये हॉलमार्क है, शुद्धता की जांच करने के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये अल्फा न्यूमेरिक उस पर एक नंबर होता है वो अब कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का, और पहले कितना? 4 अंकों का होता था। क्लियर? अगला सवाल है स्वामी निवेश कोष। ये चर्चा में बहुत है अभी। तो इस स्वामी निवेश कोष पहले तो देखेंगे है क्या, पहले देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये जो स्वामी निवेश कोष है एक तरीके का यूँ सोच लो कि सोशल इन्वेस्टमेंट फंड है, सामाजिक कोष है। भारत का सबसे बड़ा सामाजिक निवेश कोष है जिसके अंतर्गत ये होता है कि जो रुकी हुई कोई भी आवासीय योजना है ना उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था। अब बनाया कब गया था ये देखते हैं, यही अपना सवाल है। तो 2014, 2015, 2016 या 2019? तो इसका राइट आंसर होगा 2019। स्वामी निवेश कोष को कब बनाया? 2019 में। एक तरीके का सामाजिक निवेश कोष है भारत का सबसे बड़ा, जिसके अंतर्गत ये देखते हैं कि कोई भी अगर आवासीय परियोजना है वो किन्हीं कारणवश रुकी हुई है तो इस फंड के माध्यम से क्या करते हैं उसको पूरा किया जाता है। क्लियर? अगला सवाल है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स, है ना। फ्रिंजेक्स नाम से पता चला है फ्रांस प्लस इंडिया के बीच में होगा। फ्रिंजेक्स 23 तो क्या मतलब साल है 2023, जो भारत और फ्रांस के बीच होगा। ये मैंने बता दिया आपको। कहाँ आयोजन निम्न में कहाँ किया जाएगा? पहला हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स जो 23 है वो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पहली बार हो रहा है, तो इस वजह से ध्यान में रखना होगा। हो कहाँ रहा है? इंडिया में। पहला आयोजन होगा इसका कहाँ पर? भारत में। अब भारत में जगह देखते हैं, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रिंजेक्स हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये पहला जो फ्रिंजेक्स है उसका पहला ही आयोजन ये होगा। अगला सवाल है निम्न में से एरिथ्रोटोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एरिथ्रोटोल है, ये क्या है? जिसके लंबे समय तक अगर उच्च स्तर के प्रभावन में रहने से
हानिकारक माना जाता है। यानी लंबे टाइम तक अगर हम एरिथ्रोटोल है, जो क्या है, हमें एक सवाल पूछा गया है, उसका करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, अपनी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये खाद्य परिरक्षक है क्या, या फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, या कृत्रिम मधुरक। तो ये है दोस्तों स्वीटनर है, कृत्रिम मधुरक है ये, जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोटोल, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम मधुर। अब ये शोध हुआ है हाल ही में, जिसमें ये बोला है कि ये जो कृत्रिम मधुरक यानी जो स्वीटनर है, इसके प्रयोग से क्या होता है, दिल के दौरे हैं और स्ट्रोक के जोखिम की संभावना वह ज्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से ये एरिथ्रोटोल है, ये चर्चा में है, जो क्या है, एक तरीके का कृत्रिम मधुरक या स्वीटनर है। अब बात करते हैं, अगले सवाल में बात करते हैं हम डेंगू बुखार पे, ठीक है। अब बारिश का मौसम, जैसे जैसे बारिश होगी, आगे आएगी, गर्मी आएगी, तो ये बहुत चर्चा में रहेगा। तो डेंगू बुखार को रोकने के लिए एक दवाई बनाई है, एक वैक्सीन, दवाई नहीं वैक्सीन, वैक्सीन के प्रसंग में निम्न कथनों पर हमको बात करनी है। अब देखते हैं क्या है। पहले ये पहला स्टेटमेंट ये है कि इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने 9 अन्य संस्थाओं के सहयोग से डेंगू हेतु भारत की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सही है क्या, ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें डेंगू बुखार के संदर्भ में सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बोला कि जो बायोलॉजिकल संस्था है अपनी इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज संस्था, इसने 9 अन्य देशों की संस्थाओं के साथ मिलकर भारत की पहली डेंगू बुखार हेतु भारत की पहली डीएनए जो वैक्सीन है वो विकसित की है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, याद कर लो। अब ये बोला है कि डीएनए वैक्सीन में डीएनए के एक छोटे से हिस्से का उपयोग किया जाता है और जो एक विशिष्ट एंटीजन हेतु रोगजनक, चाहे वो वायरस या जीवाणु है, उससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, उसके लिए एक तरीके का कोड तैयार करता है। तो वो वैक्सीन होती है, वो डीएनए वैक्सीन होती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 1, 2, 1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1 और 2, यानी आपके दोनों स्टेटमेंट हैं जो डेंगू बुखार से संबंधित है, ये सही है। क्लियर। डेंगू सबको पता है एक मच्छर जनित है, जैसे मलेरिया है ना, प्रोटोजोआ से होता है, जो उसी तरीके से डेंगू एक क्या है, मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। जो ये डेंगू वायरस, और उस वायरस का नाम भी दे रखा है जीनस फ्लेवी वायरस, कभी ये भी आ सकता है, इसकी वजह से ये होता है। और इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडिज प्रजाति है, मुख्य रूप से जो एडिज इजिप्टी, ये ध्यान में रखना भाई, एडिज एडिप्टी जो इजिप्टी है उसके द्वारा होता है। इस मच्छर के कारण ये सेम एडिज इजिप्टी की वजह से क्या होता है अपन को, चिकनगुनिया और जिक्का का संक्रमण, जिक्का वायरस है वो भी होता है, ठीक है। तो ये था अपना डेंगू बुखार से संबंधित जानकारी। अगला सवाल क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस अभी मनाया था मार्च में हमने, तो ये विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, 1 मार्च को या 2 मार्च को या 3 मार्च को या 5 मार्च को। इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव जो सब दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 2013 से हम इसको प्रतिवर्ष मना रहे हैं। कब से, 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय क्या रहा था, वन्य जीव है उनका संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है वो बढ़ाई जाए, जिससे महासागर हो या समुद्री जीव हो उनको हम अच्छे तरीके से संरक्षण कर सके और उसके लिए थोड़ी वित्त की व्यवस्था भी कर सके। तो ये था विश्व वन्य जीव दिवस, कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 3 मार्च को। क्लियर। अगला सवाल है इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, इसके संदर्भ में हमको इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। 2 कथन आपके सामने है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कॉन्क्लेव का आयोजन उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन है वो संयुक्त रूप से करते हैं, है ना, करेंगे। अभी ये आगे होगा ये कॉन्क्लेव, है ना। अभी इसमें जो बजट था इसमें घोषणा की गई थी कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा या राजस्थानी कला, राजस्थानी संस्कृति, इन सब उसको यानी जो राजस्थानी प्रवासी है उनको जोड़ने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है उनका आयोजन किया, उसका आयोजन किया जाएगा। तो ये बोला है कि इसका फिर आयोजन करता कौन है, तो उद्योग विभाग और जो राजस्थान फाउंडेशन है इन दोनों का संयुक्त रूप से इसका आयोजन दोनों मिलकर करते हैं। अब सितंबर 2023 में इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो केवल 1, 2, 1 और 2, न 1 और न 2, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों।
जो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। राजस्थान की जो संस्कृति है, कला, भाषा, साहित्य, इन सब से जो भी विदेश में बसे हुए राजस्थान के जितने भी प्रवासी हैं उनको जोड़ने के लिए अभी पहले भी होता था, अभी बजट में फिर से घोषणा हुई है कि राजस्थानी कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन होगा कब? सितंबर 2023 में होगा, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान का जो उद्योग विभाग और राजस्थान जो फाउंडेशन है, स्पेसिफिक फाउंडेशन की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि जो भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको एक मंच प्रदान करना। राजस्थानी फाउंडेशन का स्थापना का उद्देश्य भी यही था। तो राजस्थान फाउंडेशन प्लस जो उद्योग विभाग दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। क्लियर? अगला सवाल है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति योजना नहीं, अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, आप ये लिखना, ध्यान देना, कोचिंग योजना के बारे में बताना है। तो इसे वर्ष 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है आपका, ये सेम बात। स्टेटमेंट कौन से कथन आपके सत्य है? तो मैं साथ साथ में आपके क्लियर करती चलती हूँ कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो उसके लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी राज्य सरकार ने, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की थी। तो इसका उद्देश्य है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसको आंसर कर दो, आप टिक कर दो इसको राइट। राज्य बजट अभी जो 23-24 का नवीनतम आया था उसमें लाभान्वित जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कर दी गई 30,000, यानी पूरे प्रदेश भर से 30,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कोई भी संस्थान है, चिन्हित जो संस्थान है उनके द्वारा निःशुल्क उनको कोचिंग की सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। 2021 में इस योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी, अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, तो इसका आंसर होगा आपका राइट आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी जो कथन है वो आपके सत्य है। क्लियर? अगला सवाल है बाजरा भी हम पढ़कर आए, क्षेत्रीय जो बाजरा अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना हम करने जा रहे हैं। तो वो देखो, बाजरा के बुआई क्षेत्र और उत्पादन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान के तो इस तरीके का क्लाइमेट है कि यहाँ बाजरा उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब यही सवाल आपका यहाँ पूछ रहा है कि बाजरा का जो बुआई क्षेत्र है या फिर प्रोडक्शन में देखें तो पूरे देश में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान है वो बुआई क्षेत्र और उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है बाजरा में। बुआई क्षेत्र उत्पादन में पहले स्थान पर आप देखें तो क्षेत्र में देखें बाजरा क्षेत्र में तो राजस्थान का हिस्सा है 57.1% और उत्पादन में देखें तो पूरे देश में उत्पादन 41.71% के साथ प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में मिलेट्स प्रोत्साहन हेतु, इस वजह से मिलेट्स को प्रोत्साहन देना है। मिलेट्स में मैं आपको रोज बताती हूँ, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये जो मोटे अनाज ये शामिल होते हैं। तो इस मिलेट्स को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने मिलेट्स मिशन है उसकी घोषणा की और राजस्थान के इसी संदर्भ में मिलेट्स कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में, अभी मार्च में होगा जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। और देश में अगर ज्वार की बात करें, ज्वार उत्पादन में, तो ज्वार के बुआई क्षेत्र और उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखना, ज्वार का अगर ये भी मोटा अनाज है तो बुआई और उत्पादन दोनों में देखें तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। और अगर बाजरे के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश में चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से प्रथम स्थान पर है राजस्थान। क्लियर? अगला सवाल है निम्न में किसकी अध्यक्षता में नए जिलों के गठन के लिए एक समिति बनाई गई है? यह समिति बनाई बहुत पुरानी है, अभी आगे भी इसका कार्यकाल थोड़ा बढ़ाया गया है, जिसको ये बोला गया है कि राजस्थान में नए जिले हैं, क्या क्या संभावना है, कौन से ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहां पर नए जिले बनाए और संभाग हैं वो बनाया जाए। तो इसके लिए एक अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में ये जो समिति है इसका गठन किया गया था? राम लुभाया, महिप शर्मा, कृति कौशिक या सुंदर शंकर? तो इसका राइट आंसर होगा राम लुभाया, जिसका काम था भी नए जिले और संभाग बनाने के लिए जो संभावित क्षेत्र है उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए इस समिति की गठन किया गया था। अगला सवाल है रामगढ़ कुंजी सुवास, ये स्थल है रामगढ़ कुंजी सुवास
जो राज्य का नवीनतम संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कहाँ पर स्थित है। लास्ट वाली क्लास आप देखना, मैंने वहाँ आपको कंप्लीट जितने तक अपडेटेड थे वो सब कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान के टाइगर रिजर्व या फिर अभ्यारण्य वो सब बताए थे। अब अपना सवाल क्या है कि जो नया बनाई रामगढ़ कुंजी सुहास राज्य का नवीनतम संरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ पर है। बूंदी जिले में, बारां, झालावाड़ या जयपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बारां जिले में। रामगढ़ कुंजी सुहास कहाँ पर है, बारां जिले में। और ये 21वां था, पर आपको 21वां कौन सा था, 22वां कौन सा था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि ये राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र है और इस जिले में इसकी स्थिति है, लोकेशन हमको ध्यान में रखनी है। तो ये रामगढ़ कुंजी सुहास है बारां जिले में, जो 21वां है। और 22वां भी अभी घोषणा की है संरक्षित क्षेत्र, राज्य में वर्तमान में 22 है। और 21वां ये 22वां है। आपको जो भी मैं बोली हूँ ये आप ध्यान में नहीं रखना, ये नवीनतम है बिल्कुल रामगढ़ कुंजी सुहास जो 22वां है। और 21वां कौन सा था अपना, झालाना आमगढ़ संरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थिति कहाँ पर है, जयपुर जिले में है ना। तो वो झालाना वाला है, झालाना आमागढ़ संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व, ये तो जयपुर में है। और रामगढ़ कुंजी सुहास ये कहाँ पर है, बारां जिले में है। बाकी वो जो बची हुई जो लिस्ट है वो आप खुद देखना और उनको अच्छे से याद कर लेना। उइगुर समूह है, इसका संबंध किस देश से है, ये कहाँ पर है ये समूह है, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। उइगुर समूह एक मुस्लिम समूह है, हमेशा चर्चा में रहता है चीन में। अभी फिलहाल में चर्चा में इस वजह से है कि जो उइगुर कमेटी समूह है जो जर्मनी स्थित है, उसको नोबेल शांति का नोबेल देने के लिए अभी नॉमिनेटेड किया गया है, मिलेगा नहीं बाद में, अभी नॉमिनेटेड हुआ है, तो इस वजह से ये इसमें चर्चा में है। अगला सवाल, हाल ही में पुष्प पोर्टल, एक पोर्टल है वो खबरों में रहा था, ये किस मंत्रालय से संबंधित है। केंद्र सरकार का है पुष्प पोर्टल, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विद्युत या विदेश। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मंत्रालय। जो पुष्प पोर्टल है इसका संबंध किस मंत्रालय से, पुष्प का इसका संबंध है विद्युत मंत्रालय से। क्योंकि अभी ये देखा कि जैसे पीक कोई होता है सीजन, तो उसमें क्या गर्मी, जैसे गर्मी का मौसम हो गया तो ज़्यादा बिजली की खपत बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस पोर्टल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय का ये पोर्टल है, इसमें ये बोला है कि जो ज़्यादा कीमत पर 12 रुपये प्रति यूनिट है ना, 12 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो ऐसे जो उपभोक्ता होंगे उनको देने के लिए अलग से इस जो पोर्टल है इसकी स्थापना की गई है। ये देख लेना आप। तो ये थी पुष्प पोर्टल जिसका संबंध किस मंत्रालय से, विद्युत मंत्रालय से है। ओके दोस्तों, आज की करंट की क्लास में अपना इतना ही। जो पीछे की करंट अफेयर में जो भी सवाल थे वो सब हम कवर किए। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।